जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। कॉमर्स जो ली है आपने, तो कॉमर्स के जो मजे हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आपको स्टडीज के लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना, प्रैक्टिकल दुनिया को देखना है और ये समझो कि कॉमर्स आपकी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। ठीक है, तो हम जब क्लास 11th में पढ़ते थे ना, तो हमें लगता था कि यार कैसे होगा, कैसे करवाएगा कोई हमें तो पता ही नहीं कुछ इसके बारे में। बट आपको ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हैं आपके साथ, पूरे साल हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, सब कुछ हम आपके साथ यहीं पे करने वाले हैं। आपको बस एक ही काम करना है, हमारी क्लासेस को देखना है, समझना है, डाउट पूछने हैं और आगे बढ़ना है बस। तो बात करते हैं आज हम अकाउंटिंग टर्म्स में नए टर्म्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज परचेजेस की। किसकी? परचेजेस। यार सबको पता है परचेजेस क्या होता है। मैं अगर आपसे पूछता हूं तो आप क्या बताओगे परचेजेस को? सर, जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं वो हमारी परचेज है। नहीं, बिजनेस एंटिटीज के लिए अब आप अकाउंटिंग करने वाले हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस के बारे में सोचना है, उसके बारे में ही सोच के आपको हर टर्म को इवेल्युएट करना है, डिफाइन करना है। देखो एक बात बताता हूं, देखो मान लो हमारा ये है एक बिजनेस। क्या है? बिजनेस। इस बिजनेस में हम दो चीजें परचेज कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि कौन सी परचेज है। देखो, एक तो हमने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे लेके आए बिजनेस में, मान लो मशीन। और दूसरा गुड्स लेके आए। क्या लेके आए? गुड्स लेके आए। तो ऑप्शन ए आपके सामने कि जो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे क्या वो परचेज होगा। ऑप्शन बी, क्या ये गुड्स जो हमने खरीदे अपने बिजनेस के लिए क्या ये परचेज होगा। या सी बोथ, या डी नन ऑफ द अबव, नोटा। तो आपका जवाब होना चाहिए ओनली बी, मतलब जो गुड्स आपने परचेज किए हैं फॉर बिजनेस। अब सर गुड्स क्या होते हैं वो समझना है। देखो गुड्स क्या होते हैं जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, बिजनेस डील कर रहा है वही गुड्स होंगे। फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना फॉर बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड एज परचेज। गुड्स का खरीदना फॉर अ बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज परचेजेस ओनली। अब हमारी बिजनेस एंटिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकती है या ट्रेडिंग कंसर्न हो सकती है। तो दोनों में गुड्स की डेफिनेशन बदल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं गुड्स। ठीक है, उससे पहले समझते हैं कि परचेजेस क्या है, लिख लेते हैं डेफिनेशन। कह रहा है द टर्म परचेजेस, ठीक है, इज यूज्ड only for the goods, only for the purchase of goods, अब goods की बात कर रहे हैं in which business deal, जिसमें business deal कर रहा है, deals। तो अगर हम बात करते हैं कि goods क्या है, कह रहा है for manufacturing business या manufacturing concerns, goods means acquiring of raw material for the purpose of converting it into finished goods। फिनिश गुड्स के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए गुड्स। तो सर ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या हो जाएगा? कह रहा है फॉर ट्रेडिंग कंसर्न्स गुड्स मींस those things which are purchased for reselling purpose, दोबारा बेचने के लिए लिया गया, रीसेलिंग पर्पस, वो हो जाएंगे गुड्स। ठीक है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बात करता हूं, मान लो मैं एक क्लोथ डीलर हूं, क्लोथ मेरा बिजनेस है, क्लोथ में मैं डील करता हूं, तो उसके लिए मैंने कॉटन परचेज की। क्या परचेज की? कॉटन परचेज की। तो वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया, तो रॉ मटेरियल यानी कॉटन मेरा गुड्स बन जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं, मैं ट्रेडर हूं जिसमें मैं डील करता हूं शूज की, शूज बेचने के लिए मैंने
मार्केट से, होलसेल मार्केट से परचेज करके लाया। तो किसने परचेज किए मेरे शूज? फर्दर रीसेलिंग के लिए। तो मेरे जो शूज हैं वो मेरे गुड्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात भी समझ आ गई है। तो परचेज पूरा समझ आ गया आपको? परचेजेस, हाँ जी सर, परचेजेस तो समझ आ गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे। हाँ जी सर, चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं सर अब परचेज रिटर्न क्या होगी वो बता दीजिए। परचेज रिटर्न्स, बेटा देखो यार, सिंपल सी बात करना चाहूंगा मैं। कभी कभी हम जो गुड्स परचेज करते हैं वो हमें पसंद नहीं आते या हमारे एक्सपेक्टेशंस को वो मीट नहीं कर पाते, क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने सप्लायर को वो गुड्स रिटर्न कर देते हैं। उसे ही तो बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो अगर मुझे इसको लिखना है, कह रहा व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड to the supplier, these are known as purchase return। यार सिंपल सी बात है, मुझे नहीं समझ आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो यार, जो मैं अपनी परचेज है वो दो वे में कर सकता हूँ, या तो कैश में कर सकता हूँ या क्रेडिट पे कर सकता हूँ। यस और नो? तो बेटा एक बात बताओ यार, मेरा सप्लायर जिसको मैंने कैश पे गुड्स परचेज किए थे वो मेरी जनरली गुड्स वापस नहीं लेता। कहता है यार सर आप गुड्स दूसरा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, बट हम आपको कैश रिटर्न नहीं करते। बट क्रेडिट वाले ऐसा नहीं कहते। क्रेडिट वाले कहते हैं सर आपने पैसा तो वैसे भी नहीं दिया है ना, आप देने भी वाले नहीं होंगे, तो एक काम करो रिटर्न कर दो, बेटर है, ऑप्शन यही है। तो जनरली जो कंसिडर किया जाता है मार्केट में, वहां पे जो रिटर्न्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाले, ओनली और ओनली क्रेडिट वाले, कैश वाले रिटर्न्स नहीं होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न आर आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड मतलब देखो, आपकी जो रिटर्न आपके बिजनेस से बाहर जा रही है आउटवर्ड, तो वो परचेज रिटर्न्स ही जाएंगी बाहर, वही आप रिटर्न कर रहे हो, तो वो हो गई रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। याद करने के लिए बाहर जाना और हमारी परचेजेस वापस बाहर जाएंगे टू द सप्लायर, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न ही रिटर्न आउटवर्ड्स होती है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। तो बात करते हैं सेल्स की। अब सेल्स क्या होता है फिर? अब देखो हमने परचेज पढ़ा, परचेज रिटर्न पढ़ा, तो अब सेल्स और सेल्स रिटर्न को भी पढ़ लेते हैं। देखो सेल्स क्या है यार, मैंने क्या किया, कुछ गुड्स अब मेरे पास थे, जो चीज मेरे पास थी उसकी ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप मेरे पास थी, अब मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, किसी और के पास। तो सेल्स बोलेंगे, कह रहा है सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, किसको? कस्टमर को, जो मेरे कस्टमर होंगे, ठीक है, फॉर ए प्राइस। कंसिडरेशन क्या है? एक कुछ पैसे के लिए प्राइस मिलेगा ना मुझे, उसके लिए प्राइस मतलब मनी, ठीक है। तो मैंने अगर ट्रांसफर कर दी ओनरशिप गुड्स की या सर्विसेज की, जो मेरे कस्टमर है उनको, फॉर ए प्राइस, पैसे के लिए, मनी के लिए, तो वो हो गई मेरी सेल्स। आई बात समझ में? पक्का? चाहे सर्विस की हो, सेल ऑफ सर्विसेज हो, सेल ऑफ गुड्स हो, बात एक ही है, सेल इज सेल। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो सर सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न भी समझा दो। सेल्स रिटर्न समझ लो जी, सेल्स रिटर्न। अब देखो हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे थे गुड्स, तो क्या हमारा कस्टमर हमें रिटर्न नहीं कर सकता क्या गुड्स? बिल्कुल कर सकता है। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। These are termed as सेल्स रिटर्न। इन्हें हम सेल्स रिटर्न बोल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। पक्का? अब वही देखो, सेल्स भी कैश में हो सकती है और क्रेडिट में हो सकती है। तो इसका मतलब है सर कैश वाली सेल्स भी रिटर्न नहीं होंगी, आप लोग रिटर्न नहीं लेंगे ना, तो जो हमारी क्रेडिट सेल्स है वही रिटर्न होंगी। आई बात समझ में? सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो जाएंगे। हाँ सर समझ दो। और सर सेल्स रिटर्न का भी दूसरा कुछ नाम है। हाँ जी, सेल्स रिटर्न आर आल्सो नोन एज
रिटर्न इनवर्ड। अब देखो हमारे पास बिजनेस में वापस रिटर्न्स आए तो हमारी सेल्स ही हमारे पास रिटर्न आएगी इन विद इन द बिजनेस, ठीक है, इनवर्ड्स, ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। आई बात समझ में? तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स इज परचेज रिटर्न। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। तो चले आगे और अब बात करते हैं, ये तो सब समझ आ गया, पर गुड्स क्या है ये आपको हमने समझा दिया। तो सर गुड्स क्या होते हैं? लो जी गुड्स समझा देते हैं। गुड्स कह रहे गुड्स इंक्लूड all those things which are purchased for resale। या तो मैंने रीसेल के लिए लिया हूं यानी मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, आई बात समझ में? और नहीं तो और which are used for producing finished goods। या तो मैं उससे फिनिश गुड्स बना रहा हूं, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर हूं। तो गुड्स हर वो चीज है, ठीक है, और अगर मैंने फिनिश गुड्स बनाने के लिए लिए होंगे तो मैं मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है। फिनिश गुड which are also meant to be sold, उसको भी तो बेचूंगा, फिनिश गुड्स बना के अपने पास थोड़ी ना रख लूंगा। तो वो हो गए मेरे सिंपल गुड्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? गुड्स समझ आ गया? हाँ सर गुड्स भी समझ आ गया। तो सर एक वर्ड और समझा दो आज की क्लास में, फिर क्लास बस कर देना। तो अगला वर्ड है हमारा, अगला टर्म है हमारा स्टॉक, या फिर मैं बोल सकता हूं और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड बेटा यार सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड। जो अनसोल्ड यानी बिना बिके हुए, जो बिके नहीं है, वो हमारे पास रखे हैं, उसे हम स्टॉक बोल देंगे। कह रहा है value of those goods which are purchased for reselling and lying unsold at the end of accounting year। हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड में बचे हुए हैं अनसोल्ड। हमने रीसेलिंग पर्पस के लिए लिए थे, बट अब हमारे पास बच गए। ट्रेडर्स के लिए जनरली बोला जाता है स्टॉक, ठीक है, आई बात समझ में? और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उस मैन्युफैक्चरर्स के पास अगर देखो मैं बात करता हूं तो रॉ मटेरियल हमने खरीदा होगा, उसको हमने फिनिश गुड बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया होगा, प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया होगा। तो हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं अगर उसको हम ध्यान से समझे तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम इन्वेंट्री लेते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं उन्हें, या फिर फिनिश गुड्स। तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये तीन टाइप की इन्वेंट्री हो जाती है फॉर मैन्युफैक्चरर्स। आई बात समझ में? तो जो कि हमारे पास रखी हुई है, जो हम अभी बेच नहीं पाए, अगर फिनिश गुड्स किया तो रॉ मटेरियल जो भी कन्वर्ट करने के लिए बाकी सेमी फिनिश गुड्स जो प्रोसेस में। तो आई बात समझ में यहां तक? देखो अगर मैं आपको छोटी छोटी बातें और बता दूं इसमें, तो जो हमारा स्टॉक है ना, ये दो टाइप का होता है स्टॉक भी, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास है, और ओपनिंग स्टॉक जो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारे पास है, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मतलब 31 मार्च की बात कर लेते हैं। सर ये अकाउंटिंग ईयर और क्या मतलब है? अकाउंटिंग ईयर हम पहली बार सुने। देखो आपको ये तो पता है ना कि कैलेंडर ईयर होता है, जो कि होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जहां पे आप न्यू ईयर ईव बनाते हो। देखो कॉमर्स स्टूडेंट हो आप, आपके लिए कैलेंडर ईयर कोई रेलेवेंस नहीं रखता, आपका तो न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आता है 1 अप्रैल को। तो कैलेंडर ईयर हमारे लिए रेलेवेंस नहीं रखता, हमारे लिए अकाउंटिंग ईयर रेलेवेंस रखता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं टैक्स की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, यही हमारा फाइनेंशियल ईयर भी हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारे लिए तो न्यू ईयर है हमारा 1 अप्रैल। तो अकाउंटिंग, जिस ईयर की हम अकाउंटिंग करें, बिजनेस कंसर्न्स के लिए जो साल लिया जाता है वो लिया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर 2000 जो भी हो सकता है। अभी हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 वाला चल रहा है, यानी अकाउंटिंग ईयर अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं तो 25-26 है हमारा। आई बस समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। सो आज जो हमने वर्ड्स पढ़े, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न,
गुड्स एंड स्टॉक। उसके बाद हमने समझा अकाउंटिंग ईयर क्या है और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए आने वाली 2-3 क्लासेस में इसको हम वाइंड अप कर देंगे।